अब बात इंडिया डेली के खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसमें इंडिया डेली के रिपोर्टर हर खबर सीधे ग्राउंड जीरो से आपके लेके आते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। और सबसे पहले आज बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। संबित पात्रा ने ममता बनर्जी सरकार पर और राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी से उनके इंडिया में ए का मतलब भी पूछा है और जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि मैंने राहुल गांधी के इंटरव्यू को सुना, जिसमें इंडिया अलायंस के ए को लेकर वो काफी देर तक सोचते रहे। फिर बोले अलायंस। दरअसल वो सोच रहे थे कि ए का मतलब अलायंस है, अपराध है या अपीजमेंट है। तो इंडी अलायंस में किसी ने पूछा ये इंडिया है तो फिर ए क्या है, तो राहुल बाबा कुछ देर सोचते रहे कि ए क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उनको याद आया कि ए अलायंस है। आज उजागर में करता हूं कि आखिर राहुल बाबा ये 5-7 मिनट क्यों सोचते रहे कि ए क्या है। कहीं ना कहीं राहुल बाबा सोच रहे थे ए फॉर अपीजमेंट है, ए फॉर अपराध है या ए फॉर एरोगेंस है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल की चिट्ठी पर बवाल है। बंगाल रेप केस में डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं तो उन पर पॉक्सो लगा दिया। जब कोर्ट ने इन्हें खारिज किया, जुडिशियल अधिकारियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। ममता सरकार अब जज को भी डिक्टेट करना चाहती है। ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अभी जघन्य अपराध हुआ है एक बिटिया को लेकर, एक डॉक्टर को लेकर, उसके पश्चात जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, तो बंगाल की सरकार ने इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट पॉस्को एक्ट लगाया है। इन वेस्ट बंगाल दे वांट अ कमिटेड जुडिशरी वेयर द जजेस वुड बी डिक्टेटेड बाय ममता एंड अभिषेक बनर्जी। संबित पात्रा ने हिमाचल प्रदेश में मस्जिद को लेकर हो रहे बवाल पर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में हिंदुओं पर लाठीचार्ज हो रहा है, अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा है। 45 बार मस्जिद को नोटिस मिला है, इसके बाद भी अवैध निर्माण होता है। यह है राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान का आलम। होगा ही। अब इल्हान ओमार से मिलेंगे तो मस्जिदों से, जो अवैध मस्जिद है उससे प्यार तो होगा ही, और हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज होगा ही। इल्हान ओमार कभी यह तो नहीं बताएगी कि अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्यवाही करनी है। जिस बर्बरता के साथ हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है। महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ है पुलिस का, यह बर्बरता उचित नहीं है। राहुल गांधी का दिया गया अमेरिका में बयान हो या फिर पश्चिम बंगाल में डॉक्टर से जुड़ी हुई जांच हो, इन दोनों ही मामलों को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर और कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर जमकर वार करती हुई नजर आई है। अब जिस तरह से आपने देखा कि सुधांशु त्रिवेदी भी पिछले दिनों काफी ज्यादा दोनों मामलों को लेकर कांग्रेस और ममता सरकार पर बरसते हुए नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा क्या की, इसको लेकर एक सियासी भूचाल मच गया है। विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है और कह रहा है कि इससे गलत संदेश जाएगा। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर इसको लेकर पलटवार भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीजेआई के घर गणेश पूजा में शामिल होने को लेकर जहां पूरा विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है, वहीं बीजेपी का कहना है कि गणेश पूजा में शामिल होना कोई अपराध नहीं, और कई मौके पर न्यायाधीश और राजनेता एक मंच पर साथ साथ बैठते हैं। संबित पात्रा का कहना है कि आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, उस पे आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं, उस पे आपत्ति नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है और मुझे लगता है कि मुझे आईना दिखाना चाहिए। मुझे ऐसा भी समझ है कि शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष की आलोचना पर निशाना साधते हुए कहा कि 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन शामिल हुए थे। वो मंजूर था, और अब पीएम मोदी का गणेश पूजा में शामिल होना अपराध लग रहा है। क्या गणेश पूजा में जाना एक अब क्राइम बन चुका है क्या? और वो उद्धव सेना ही कह रही है। हम तो आमूमन गणेश चतुर्थी में एक दूसरे के घर जाते हैं पूजा अर्पणा करने के लिए, परंतु अगर मोदी जी चले गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के न्योते पर वो गए होंगे,
तो क्या अब इतना बड़ा अपराध हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी आपने नहीं बख्शा? यह मानसिकता किस प्रकार की विकृत मानसिकता है कि उद्धव सेना अब यह कह रही, गणेश पूजा से भी इनको समस्या है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नैतिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा के लिए गए, जहां पर डीवाई चंद्रचूड़ ने और उनकी पत्नी कल्पना दास ने बेहद खुशी के साथ उनका स्वागत किया, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स पर लिखा कि भगवान गणेश सबका ख्याल रखें। यूपी में विपक्ष की दो बड़ी सियासी पार्टियां एक बार फिर आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। हालांकि मामला 5 साल पुराना है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन टूटने को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, तो अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कई खुलासे कर दिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2019 में एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राजनीति में दो विपरीत ध्रुव माने जाने वाले समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आ गए थे। लोकसभा चुनाव के लिए मायावती और अखिलेश यादव ने साथ में आकर चुनाव लड़ा। मायावती ने अखिलेश और मुलायम के साथ मंच भी साझा किया, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया। दोनों दलों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। अब 5 साल बाद एक बार फिर से मायावती और अखिलेश की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक बुकलेट बांटी जा रही है, जिसमें मायावती ने बड़ा खुलासा किया है। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने कार्यकर्ताओं को बताया है कि 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन क्यों टूटा था। बुकलेट में उन्होंने बताया कि 2019 में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से गठबंधन तोड़ना पड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सपा चीफ ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था। अखिलेश ने कहा कि जिस दिन बीएसपी से उनका गठबंधन टूटा, दोनों दल के लोग आजमगढ़ में सार्वजनिक मंच पर थे। मैं भी था। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूट गया। मैंने खुद फोन कर पूछना चाहा था, ऐसा क्यों किया। कभी कभी अपनी बात छुपाने के लिए कुछ बातें की जाती हैं। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, लेकिन यह गठबंधन बाद में टूट गया। इस गठबंधन के टूटने को लेकर अब दोनों ही सियासी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यानी 5 साल बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब ऐसे में इस पर एक नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने खुद ही अवैध निर्माण को हटाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है। उनका कहना है कि वो इलाके में शांति कायम रखना चाहते हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने ये पहल की है। संजौली में मस्जिद की ओर से प्रतिनिधिमंडल शिमला नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस प्रतिनिधिमंडल में मस्जिद निर्माण कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और मस्जिद के मौलवी के साथ अन्य कई लोग मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त को एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में उन्होंने खुद ही मस्जिद के उस हिस्से को सील करने की मांग उठाई जिसे अवैध बताया जा रहा है। मुस्लिम वेलफेयर के प्रधान मोहम्मद लतीफ और संजौली मस्जिद कमेटी के आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री के पास संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को खुद हटाने के लिए आवेदन किया। जो आज हमने यहाँ एप्लीकेशन दी है, हमने इजाज़त मांगी है कि डिमोलाइज के लिए हमें कमिश्नर साहब को इजाज़त दें। तो ये इसलिए किया, हमें किसी का प्रेशर नहीं है, किसी की कोई वो नहीं है। हमें जो है प्यार मोहब्बत से रहना है। हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं और
हम तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। जो अभी प्रेजेंट में जो फैसला लिया हमने, ये हम एज ए हिमाचली इस फैसले को ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस हिस्से को अवैध पाया जाता है तो नगर निगम शिमला इसे गिरा दे। वे नगर निगम शिमला के हर फैसले का सम्मान करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश में भाईचारा और शांति कायम रखना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय की इस पहल का हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने स्वागत किया। इस पूरे मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार नरेश चौहान ने इंडिया डेली लाइव से खास बातचीत की। कानून के दायरे में जब पता किया गया तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर है उनके कोर्ट में ये मामला चल रहा है। आप ये कहें कि वो सब जुडिस था और हमारी सरकार ने साफ कर दिया कि हम इसको जो है कानून के दायरे से इसमें कार्रवाई होगी। अगर ये अनऑथोराइज्ड है तो ये टूटेगा, उसमें साफ बात थी। तो उसको लेके मुझे लगता है कि कुछ राजनीति शुरू हो गई। हर जगह ऐसा होता है कि इसको रंग देने की कोशिश की गई और हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, यहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं। ये मामला मंदिर मस्जिद से जुड़ा हुआ नहीं है या हिंदू किसी और कम्युनिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि संजौली इलाके में हिंदू संगठनों के लोगों ने बुधवार को बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। इस बीच संजौली मस्जिद के प्रतिनिधि मंडल ने शिमला और हिमाचल प्रदेश में आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिमला के शहरी विधायक हरीश जनार्था ने संजौली में बने इस मस्जिद को लेकर, जो अवैध निर्माण को लेकर जो बवाल मचा था, इसके बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो पहल की गई है इसका स्वागत किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो फैसला है ये स्वागत योग्य है और इसके साथ ही दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की है। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। रात को पुलिस आई और मंगेश को उठा कर ले गई। अखिलेश ने कहा कि यूपी में अन्याय की सीमा टूट गई है। एनकाउंटर को लेकर झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। यहाँ एनकाउंटर करने के लिए भी रणनीति बनाई जाती है। मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि रात में पुलिस आई और मंगेश को उठा कर ले गई। हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था। अखिलेश यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने यूपी को फर्जी एनकाउंटर का गढ़ बताते हुए आगे कहा कि ये कोई पहला झूठा एनकाउंटर नहीं है जिस पर उंगली उठ रही है। बीजेपी सरकार में पहले भी ऐसे एनकाउंटर्स पर उंगली उठ रही है। इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। इस बीच सुल्तानपुर डकैती मामले में यूपी पुलिस की ओर से नया वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ज्वेलरी शॉप में सबसे पहले अनुज सिंह घुसा और एनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव हेलमेट पहनकर तीसरे नंबर पर घुसा था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर में विपिन सिंह के गैंग ने करोड़ों की लूट की थी। इस घटना को अंजाम देने वाला जो गैंग लीडर था उसका नाम विपिन सिंह है। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी। चोरी में यह व्यक्ति शामिल था। साथ ही अजय उर्फ डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग जाति या किसी अन्य फैक्टर को देखकर काम नहीं करती। सुल्तानपुर मामले में जिनको संलिप्त बताया गया है उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। इस बीच एनकाउंटर का पुलिस ने एक नया वीडियो भी जारी किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में रिटायर्ड प्रिंसिपल की कोठी पर हैंड ग्रेनेड फेंकने का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे यह साफ हो गया है कि ऑटो से आए कुछ लोगों ने कोठी पर हमला किया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाल कार को तेजी से पार करते हुए ये ऑटो कोठी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। मकान मालिक ने दावा किया है कि ऑटो में सवार 2 लोगों ने घर पर ग्रेनेड फेंका।
सेक्टर 10 के हाउस नंबर 575 में हुए धमाके से घर का शीशा टूट जाने की बात सामने आई है। ऑटो से आए लोगों ने ग्रेनेड फेंका, जिससे घर की खिड़कियां और बगीचे में रखे हुए कुछ गमले क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने आरोपियों की सूचना देने पर 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस के मुताबिक जिस ऑटो में सवार होकर आरोपी आए थे, उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑटो से आए आरोपियों की जानकारी कोई भी शख्स पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 पर दे सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9465121000 पर भी पुलिस को सूचना दी जा सकती है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। बम निरोधक दस्ते और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी नमूने एकत्रित कर चुकी है और उसे जांच के लिए भेज दिया है। इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि ये कोठी एक एनआरआई की थी। इस हमले के कारण आसपास की कोठियों के शीशे भी चटक गए हैं। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जयपुर में देर रात टोंक रोड पर पुलिस ने अवैध हुक्का बार और डांस बार पर छापा मारा है। पुलिस ने मौके से 30 से 40 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक ये हुक्का बार जयपुर में टोंक फाटक रोड की एक बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर चलाया जा रहा था। यहाँ रूफटॉप पर धुएं के बीच रईसजादे कैफे में अय्याशियां कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया कैफे नामक हुक्का बार पर रेड के दौरान पुलिस ने 25 युवक और 14 युवतियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि ये लोग हुक्का और शराब के साथ मस्ती कर रहे थे। पुलिस ने यहाँ से भारी मात्रा में हुक्का, अलग अलग फ्लेवर के डिब्बे, तंबाकू चिलम, पाइप, शराब, बियर कैन समेत दूसरे नशीले प्रोडक्ट्स भी जब्त किए। इसके अलावा भी वहाँ से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। ये कार्रवाई जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की अगुवाई में हुई। रात 1 बजे बाजार नगर थाना टीम को सूचना मिली थी कि टोंक रोड पर एस्टेरिया कैफे में अवैध रूप से डांस बार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, कार्रवाई की और इसमें मौके से संदिग्ध वस्तु भी मिली है। बताया जा रहा है कि डीजे पर विदेशी युवतियां जमकर थिरक रही थी, नाच गाने हो रहे थे और रईसजादे नोट भी उड़ा रहे थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। वो 75 साल के थे। निमोनिया की वजह से उन्हें न्यू दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था। पार्टी की ओर से कहा गया है कि हमें बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सीपीआईएम महासचिव हमारे प्रिय कॉमरेड सीताराम येचुरी का आज 12 सितंबर को दोपहर 3:03 पर दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वो सांस की बीमारी से पीड़ित थे, जिसके चलते उनके शरीर में दूसरी भी कई बीमारियां हो गई थी। आपको बता दें कि इस दुख की घड़ी में येचुरी के परिवार ने शिक्षा रिसर्च के लिए सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को एम्स नई दिल्ली को डोनेट करने का फैसला किया है। 19 अगस्त को उन्हें तेज बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद एम्स के आपातकालीन विभाग में भर्ती कर दिया गया था। हाल ही में उनके मोतियाबिंद की सर्जरी भी हुई थी। सीताराम येचुरी के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीएम ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया है। सीताराम येचुरी सीपीआईएम के महासचिव भी थे। वो 1992 में सीपीआईएम के पोलिश ब्यूरो के सदस्य भी रहे हैं। येचुरी 2005 से 2017 तक पश्चिम बंगाल के राज्यसभा के सांसद रहे। 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे और उसके 1 साल बाद सीपीआईएम में शामिल भी किए गए। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने बुधवार को प्रेसव्यू नाम के आई ड्रॉप की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इस आई ड्रॉप को मुंबई स्थित दवा निर्माता कंपनी एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था। कंपनी का दावा था कि ये प्रेसबायोपिया यानी कि बढ़ती उम्र के बाद नजदीकी नजर कमजोर होने की बीमारी से पीड़ित लोगों को फायदा पहुंचाती है। आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना चश्मे के भी आसानी से किताब पढ़ी जा सकती है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस आई ड्रॉप को इस शर्त के साथ परमिशन दी थी कि सिर्फ इसे डॉक्टर की सलाह पर ही यूज किया जाए। कंपनी पर आरोप है कि वह इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदने का प्रचार कर रही थी। ये आई ड्रॉप अक्टूबर में मार्केट में आने वाली थी। कंपनी का दावा है कि 234 पेशेंट्स पर इसका सफल टेस्ट किया गया था। जिन पेशेंट्स ने आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया वो बिना चश्मे के पढ़ सकते थे। दवा कंपनी एंटोड फार्मास्यूटिकल्स का कहना है कि उन्होंने प्रचार में किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं दी है। डीसीजीआई ने इस दवा को अप्रूव किया था। एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने इस सस्पेंशन ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती देने का प्लान बनाया है।